मार्च 1857 की एक शांत रविवार की दोपहर बैरकपुर की परेड ग्राउंड पर सब कुछ सामान्य दिख रहा था। लेकिन इतिहास उसी क्षण करवट लेने वाला था। एक सिपाही आगे बढ़ा, हाथ में बंदूक, आंखों में आग और आवाज में ऐसा रोष जिसने साम्राज्य की नींव तक को चुनौती दे दी। उस सिपाही का नाम था मंगल पांडे। इतिहासकारों के अनुसार उसी पल एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसे भारत की पहली आजादी की लपट कहा गया। मंगल पांडे को 29 वर्ष का जवान बताया गया, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से आया था और जिसके भीतर धर्म, सम्मान और अन्याय के खिलाफ गहरी बेचैनी थी। इतिहासकारों के अनुसार एक जगह उनका जन्म 19 जुलाई 1827 को नगवा गांव में जिला फैजाबाद वर्तमान उत्तर प्रदेश में बताया गया, जबकि बाद के हिस्सों में जन्म स्थान को लेकर विवाद भी उल्लेख है, जहां कई स्रोत उन्हें बलिया के नगवा, कुछ अकबरपुर फैजाबाद और कुछ ललितपुर के पास का निवासी मानते हैं। यानी इतिहास में उनका नाम जितना साफ चमकता है, उनकी शुरुआती जीवन उतना ही बहसों से घिरा हुआ दिखाई देता है। वो एक साधारण ब्राह्मण परिवार से जन्मे हैं, जिनका जीवन धार्मिक परंपराओं, आत्मसम्मान और ग्रामीण संस्कारों से गहराई से जुड़ा हुआ बताया गया। कम ज्ञात तथ्यों वाले हिस्से के अनुसार उनके पिता दिवाकर पांडे मूल रूप से दुगवा रहीमपुर के थे, लेकिन विवाह के बाद सुरहुपुर गांव के घर जमाई के रूप में वो बस गए और खेती करने लगे। और आपको ये भी बता दें कि इतिहासकारों के अनुसार इस पारिवारिक पृष्ठभूमि से ये संकेत दिया जाता है कि परिवार सम्मानित जरूर था, लेकिन वे किसी उच्च पुजारी वर्ग से नहीं थे, बल्कि सामान्य कृषक मध्यम वर्गीय जीवन से उनका जीवन जुड़ा हुआ था। 1830 के अकाल का वर्णन इस कहानी को और निजी बना देता है। आपको बता दें कि इतिहासकारों का मानना है कि उसी अकाल में मंगल पांडे की बहन की मृत्यु हुई और इसी त्रासदी ने उनके मन पर गहरा असर डाला। इसी हिस्से में यह भी कहा गया कि उस समय के दस्तावेज भूख, बीमारी और प्रशासनिक बेरुखी का भयावह चित्र पेश करते हैं, जिसने युवा मंगल के भीतर अन्याय के प्रति संवेदनशीलता बढ़ा दी। साल 1849 में लगभग 22 वर्ष की उम्र में मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी की 74वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में भर्ती हुए। इतिहासकारों के अनुसार यह फैसला पूरी तरह योजनाबद्ध नहीं था, बल्कि गुजरती टुकड़ी द्वारा की गई अचानक भर्ती से जुड़ा था। यानी वे इच्छा से कम और परिस्थिति से अधिक सैनिक बने। ब्राह्मण होने के कारण सेना में जाना उनके लिए धार्मिक दृष्टि से भी आसान नहीं था, क्योंकि मांसाहार, कठोर सैन्य जीवन और समुद्र पार जाने जैसी आशंकाएं सामाजिक वर्जनाओं से टकराती थी। फिर भी रोजी रोटी और स्थिर आय की जरूरत उन्हें उस रास्ते पर ले गई, जहां उन्हें कम वेतन, नस्लीय भेदभाव और धार्मिक अपमान का सामना करना पड़ा। 1856 का जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, जिसमें सैनिकों को विदेश भेजा जाने की बात कही गई थी, हिंदू सिपाहियों में धार्मिक अपवित्रता के डर का प्रतीक बन गया था। वो इतिहासकार साफ कहते हैं कि यही से असंतोष की आग तेजी से सुलगने लगी। 1850 के दशक में बंगाल सेना के भीतर कई स्तरों पर बेचैनी बढ़ रही थी। अवध का विलय, जमीन और सुविधाओं का छिनना, ईसाई मिशनरियों की सक्रियता और ब्रिटिश नीतियों का दखल, इन सब ने सैनिकों को यह महसूस कराना शुरू कर दिया कि उनकी आस्था, पहचान और भविष्य सब खतरे में है। इतिहासकार सबसे बड़े विवाद के रूप में एनफील्ड P53 राइफल के उन कारतूसों का जिक्र करते हैं जिन पर गाय और सुअर की चर्बी लगी होने की अफवाह फैली थी। कारतूस को दांतों से काटना पड़ता था और यही बात हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों के लिए अपवित्र मानी गई। 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर में 19वीं रेजिमेंट ने इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसे भंग कर दिया गया। इतिहासकारों के मुताबिक इसी घटना ने पूरे सैन्य ढांचे में यह भय फैला दिया कि अंग्रेज जानबूझकर भारतीयों के धर्म को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन यह सिर्फ कारतूसों की कहानी नहीं थी। बहुत कम रिसोर्सेज से उस टाइम के जो तथ्य है वो मिल पाते हैं, जिनमें एक जगह ये भी जिक्र है कि कर्नल एस व्हीलर के कट्टर ईसाई प्रचार और कैप्टन हॉलिडे की पत्नी द्वारा हिंदी उर्दू बाइबल बांटे जाने का भीतर भी उल्लेख है, जिससे सिपाहियों को धर्मांतरण की साजिश का डर महसूस होता था। इतिहासकार ये भी कहते हैं कि बट्टा भत्ते की समाप्ति, भारी कर, जमीनों की जब्ती और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और नई भर्ती नीति, जिसमें ब्राह्मणों की जगह पंजाबी और गोरखा सैनिकों को प्राथमिकता दी जा रही थी, असंतोष को और गहरा कर रहे थे। अब तारीख थी 29 मार्च 1857। इतिहासकारों के अनुसार मंगल पांडे ने वही कदम उठाया
जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। कहा जाता है कि वो संभवतः भांग या अफीम के असर में थे, लेकिन इतिहासकारों का यह भी मानना है कि उनके भीतर जो ज्वालामुखी फूट रहा था वो सिर्फ नशे से कहीं बड़ा था। वह धर्म, सम्मान और प्रतिरोध का विस्फोट था। उन्होंने अपने साथियों को पुकारा, अंग्रेजों को ललकारा और कहा कि भारतीयों की आस्था पर हमला हो रहा है। जब लेफ्टिनेंट वांग मौके पर पहुंचे तो मंगल पांडे ने गोली चलाई, जिससे वांग का घोड़ा गिर पड़ा। इसके बाद उन्होंने तलवार से हमला किया और सार्जेंट मेजर ह्यूनसन को घायल कर दिया। वहां मौजूद साथी सिपाही सहमे हुए थे, कोई खुलकर साथ नहीं आया, लेकिन इतिहासकारों का कहना था कि बहुतों के दिलों में सम्मान और सहानुभूति की भावना थी। आखिर में मंगल पांडे ने खुद को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन वे बच गए। ब्रिटिशों ने इस घटना को नशे की हरकत कहकर छोटा दिखाने की कोशिश की, लेकिन लेख के अनुसार भारत के लिए यह सिर्फ एक सैनिक की उत्तेजना नहीं, बल्कि आजादी की पहली चेतावनी थी। यही वो क्षण था जब एक अकेली आवाज ने साम्राज्य के खिलाफ सामूहिक प्रतिरोध की भाषा गढ़नी शुरू की। 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे पर मुकदमा चला और आपको बता दें, इतिहासकारों के अनुसार उन्होंने अपना कृत्य स्वीकार किया, लेकिन किसी और का नाम नहीं लिया। उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, जो पहले 18 अप्रैल को तय थी, लेकिन डर था कि विद्रोह और ना फैल जाए, इसलिए उन्हें 8 अप्रैल को ही फांसी दे दी गई। उनके अधिकारी जमादार ईश्वर प्रसाद, जो उन्हें रोक नहीं सके थे, उन्हें भी बाद में फांसी दी गई। 6 मई 1857 को उनकी पूरी 34वीं रेजिमेंट भंग कर दी गई। ब्रिटिशों ने समझा कि इससे सबक मिलेगा, इससे उल्टा पूरे देश में विद्रोह की लहर पैदा हो गई। उनकी शहादत के लगभग 1 महीने बाद 10 मई 1857 को मेरठ में बगावत भड़क उठी। फिर ये आग दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी तक फैल गई और भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले बैठी। विद्रोह भले अंततः असफल रहा, लेकिन उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत खत्म कर दी और 1858 में भारत की सत्ता सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन चली गई। ये कहानी सिर्फ युद्ध और फांसी की नहीं, बल्कि एक इंसान की भी है। मंगल पांडे के बचपन में उनकी गहरी दोस्ती नक्की खान से थी, जो गांव के मौलवी का बेटा था। दोनों साथ खेलते, मेलों में जाते और उनके परिवारों के बीच आना जाना उस समय की धार्मिक सह अस्तित्व वाली संस्कृति को दिखाता था। आपको बता दें कि उनके बचपन का एक किस्सा है, जिसमें एक मेले में एक अंग्रेज अफसर का घोड़ा नक्की खान को कुचलने वाला था। विरोध होने पर अफसर ने उसके पिता को डंडे से पीटा, जबकि दिवाकर पांडे माफी और मुआवजे की पेशकश कर रहे थे। ये घटना बालक मंगल पांडे के मन में अंग्रेजी अहंकार को और क्रूरता की पहली गहरी छाप के रूप में दिखती है। 1850 के दशक तक भारतीय सिपाहियों और ब्रिटिश अफसरों के बीच भरोसे का रिश्ता टूट चुका था। अफसर भारतीय भाषाएं नहीं सीखते थे, आत्मीय संबंध नहीं रखते थे और भारतीय त्योहारों व मेलों से दूरी बनाए रखते थे। यह अलगाव केवल अनुशासन का नहीं, बल्कि मनुष्यता के टूटते रिश्तों का संकेत था। आपको बता दें कि जब मंगल पांडे पर मुकदमा चल रहा था, उस टाइम जो है अंग्रेज की हुकूमत जो थी, अंग्रेजी अफसर जो थे, उन्होंने एक चाल चली और उसमें ये बताया कि मंगल पांडे जो है वो अफीम के नशे में थे जब उन्होंने पहली बार जो है अधिकारियों पर विद्रोह में गोली चलाई थी। क्योंकि औपनिवेशिक सत्ता भारतीय प्रतिरोध को अक्सर उन्माद या पागलपन बताकर राजनीतिक सवाल से हटना चाहती थी। यानी नशे की कहानी प्रतिरोध की कहानी को ढकने का औजार भी बन सकती थी। तथ्य यह भी रेखांकित करता है कि मंगल पांडे अविवाहित थे। राष्ट्रीय कथा में ये बात उन्हें एक निस्वार्थ बलिदानी के रूप में और ऊंचा स्थान देती है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने जीवन से पहले देश को चुना। मंगल पांडे को इतिहास ने एक ही रूप में नहीं देखा। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यापकों ने उन्हें नशे के हिंसक सिपाही या पागल विद्रोही बताने की कोशिश की। एमआर गविंस, बंगाल हुरकारू, मेजर जनरल हर्सी के बाद की इंडियन हेम्प ड्रग्स कमीशन रिपोर्ट का उल्लेख इसी औपनिवेशिक दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में किया गया है। दूसरी ओर राष्ट्रवादी लेखकों, विशेषकर वीडी सावरकर ने उन्हें पहला स्वतंत्रता सेनानी और आज़ादी की पहली चिंगारी कहा। इसमें अमरेश मिश्रा का भी उल्लेख है, जिन्होंने लोक कथाओं और स्थानीय इतिहास के आधार पर यह तर्क दिया कि यह विद्रोह किसी बड़ी सुनियोजित साजिश से जुड़ा हो सकता था। हालांकि इतिहासकार यह भी स्वीकार करते हैं कि राष्ट्रवादी पुनर्पाठ कई बार इतिहास और किंवदंतियों की सीमाओं को धुंधला कर देता है। मार्क्सवादी और भौतिकवादी दृष्टिकोण ने इस घटना को धार्मिक सवाल से आगे जाकर आर्थिक और सामाजिक शोषण के संदर्भ में पढ़ा। कार्ल मार्क्स,
बेंजामिन डिसलेरी, एरिक स्टोक्स और सर सैयद अहमद खान का उल्लेख करते हुए कहा गया कि असली आग उपनिवेशी आर्थिक नीतियों, सत्ता के दमन और स्थानीय स्वायत्तता के नुकसान के भड़क रही थी। इस दृष्टि में मंगल पांडे अकेले नायक नहीं बल्कि नीचे से उठ रही सामूहिक पीड़ा की आवाज बनकर सामने आते हैं। आधुनिक और उपनिवेशोत्तर इतिहासकारों ने इन दोनों अतियों के बीच संतुलन खोजने की कोशिश की। रुद्रांशु मुखर्जी उन्हें आकस्मिक नायक बताते हैं, जबकि रिचर्ड फॉस्टर नशे की औपनिवेशिक अशयोक्ति को खारिज करते हुए ये संभावना रखते हैं कि विद्रोह की पूर्व चर्चा हुई थी। सबल्टर्न स्टडीज के विद्वानों जैसे रणजीत गुहा के हवाले से लेख में कहा गया था कि लोक स्मृतियों और लोक कथाएं भी इस विद्रोह को समझने की महत्वपूर्ण पूंजी हैं। मंगल पांडे का नाम इतना गूंजा कि पैंडी शब्द ही ब्रिटिशरों ने बीच विद्रोह सिपाहियों के लिए अपमानजनक संबोधन बन गया। सबाल्टर्न स्टडीज के विद्वानों जैसे रणजीत गुहा के हवाले से लेख कहता है कि लोक स्मृतियां और लोक कथाएं भी इस विद्रोह को समझने की महत्वपूर्ण पूंजी हो सकती हैं। मंगल पांडे का नाम इतना गूंजा कि पांडे शब्द ही ब्रिटिशरों के बीच विद्रोह सिपाहियों के लिए अपमानजनक संबोधन बन गया। ये बताता है कि एक सैनिक का नाम औपनिवेशिक सत्ता के लिए भय का प्रतीक बन चुका था। अवधि लोक कथाओं में उनकी कहानी पौराणिक रूप से ली जाती है। कुछ गीतों में उन्हें बरगद के पेड़ से फांसी दिए जाने का उल्लेख मिलता है, तो कुछ में गानों में उन्हें नाना साहब और अजीमुल्ला खान के उनकी गुप्त बैठकों की बात कही जाती है। इतिहासकारों के अनुसार लोक विश्वास ने उन्हें सिर्फ नायक नहीं बल्कि अन्याय के विरुद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक में बदल दिया। बाद में समय में डाक टिकटों, स्मारकों और फिल्मों में उनका नाम अमर हुआ। 2005 की फिल्म मंगल पांडे द राइजिंग ने उनकी गाथा नई पीढ़ी तक पहुंचाई, लेकिन बलिया में इस फिल्म के कुछ चित्रणों जैसे उन्हें स्त्री संग और नशेड़ी रूप में दिखाना, उस पर विरोध भी हुआ। इसी तरह 2007 में बैरकपुर में बनी उनकी प्रतिमा के नीचे गलत जानकारी लिखे जाने का भी विवाद दर्ज हुआ। बैरकपुर की वही जगह आज शहीद मंगल पांडे महाउद्यान के नाम से जानी जाती है। उनकी समाधि भी उसी स्थान के पास बताई गई और 1984 में उनके नाम से डाक टिकट और स्मारक बनाए गए। यानी इतिहास ने कभी उन्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन समय ने उन्हें फिर से स्मृति के केंद्र में ला खड़ा किया। मंगल पांडे की कहानी केवल एक सैनिक की कहानी नहीं है, ये व्यक्तिगत पीड़ा, धार्मिक सह अस्तित्व, सांस्कृतिक अपमान, आर्थिक अन्याय और औपनिवेशिक दमन के खिलाफ उठती उस आत्मिक पुकार की कहानी है जो एक दिन राष्ट्र की आवाज बन गई। उन्हें किसी ने पागल कहा, किसी ने शहीद, किसी ने वर्ग संघर्ष का प्रतीक और किसी ने आकस्मिक नायक। लेकिन एक बात निर्विवाद है, उनके साहस ने भारत की चेतना को झकझोर दिया। एक गोली चली थी बैरकपुर में, पर उसकी गूंज मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी तक पहुंची। एक आदमी फांसी पर चढ़ा था, पर उसके बाद एक पूरा देश जागने लगा। ब्रिटिशरों के लिए वह बागी रहे होंगे, लेकिन भारत की स्मृति में वे आज भी शहीद मंगल पांडे हैं। वह नाम जिसने डर को चुनौती, अपमान को प्रतिरोध और अधीनता को आज़ादी की पहली ज्वाला में बदल दिया।